बच्चों, आज हम आरोह के गद्यखंड के अंतर्गत चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ पर चर्चा करेंगे, जिसके लेखक हैं विष्णु खरे। विष्णु खरे कविता और आलोचना के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसके साथ ही विश्व सिनेमा के भी वे गहरे जानकार हैं और पिछले कई वर्षों से सिनेमा की विधा पर गंभीर लेखन करते रहे हैं। यहाँ हम उनकी रचना चार्ली चैपलिन यानी हम सब पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में लेखक ने हास्य फिल्मों के महान अभिनेता और निर्देशक चार्ली चैपलिन की विशेषताओं को रेखांकित किया है। तो आइए शुरू करते हैं। यह वर्ष चैपलिन की जन्मशती का है और अगर ना भी होता तो भी एक महत्वपूर्ण वर्ष होता, क्योंकि आज उनकी पहली फिल्म मेकिंग अ लिविंग के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। लगभग पौन शताब्दियों से चैपलिन की कला दुनिया के सामने है और 5 पीढ़ियों को मुग्ध कर चुकी है। समय और भूगोल या संस्कृति की सीमाओं से चैपलिन खिलवाड़ करते हुए लाखों बच्चों को हंसा रहे हैं। एक और विशेषता कि विकासशील दुनिया में जैसे जैसे टेलीविज़न और वीडियो का प्रसार हो रहा है, एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग चैपलिन के अभिनय को नए सिरे से देख रहा है। इसके साथ ही उनकी कुछ इस्तेमाल न की गई रीलें या फिल्में मिली हैं जिनके बारे में कोई जानता न था, इसलिए अभी उन पर लगभग 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा। अगर हम उनकी फिल्मों की विशेषताओं की बात करें तो उनकी फिल्में भावनाओं पर टिकी हैं। मेट्रोपोलिस, द रोवन सील, द सैक्रिफाइस आदि जैसी तमाम फिल्में दर्शकों से एक उच्चतर एहसास की मांग करती हैं। उनकी फिल्मों का चमत्कार ये है कि वो पागल खाने के मरीजों से लेकर एक आम इंसान को या असामान्य मानसिकता वाले लोगों से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग को दिखाई जा सकती हैं और सभी देखने वाले एक जैसा रसास्वादन, एक जैसे आनंद की अनुभूति करते हैं। उन्होंने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया, इसके साथ ही वर्ग और वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ा। उनकी फिल्मों में भावनाओं को महत्व दिया गया, इसके साथ ही ये भी संकेत दिया गया कि राजा हो या एक आम आदमी, सभी मानवीय संवेदनाओं एवं कमियों से परिपूर्ण होते हैं। अगर हम उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो नानी की तरफ से वे खानाबदोश थे और पिता की तरफ से यहूदी वंशी। शायद इसीलिए वो कभी उच्च वर्गीय जीवन मूल्य ना अपना पाए और एक बाहरी घुमंतु चरित्र के रूप में अभिनय करते रहे। उनकी माँ की अगर हम बात करें तो पिता द्वारा माता का त्याग कर दिया गया था। दूसरे दर्जे की स्टेज अभिनेत्री थी, बहुत गरीबी और माँ के पागलपन से संघर्ष किया, उच्च वर्ग द्वारा अपमान व दुत्कार भी पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने इन सब से जिन जीवन मूल्यों को प्राप्त किया, वो करोड़पति हो जाने के बावजूद अंत तक उनमें रहे। यानी अगर हम चैपलिन के जीवन को देखें तो नानी की तरफ से खानाबदोशों से जुड़े थे, वो भी हमें उनके अभिनय में दिखाई पड़ता है। पिता की तरफ से यहूदी वंशी थे और माँ जिनके साथ वो रहे, उनकी जो सामाजिक स्थिति थी, उसके आधार पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा और अपनाया। अगर हम उनकी फिल्मों की समीक्षा करें या उनकी फिल्मों के बारे में बात करें तो फिल्म समीक्षकों ने एक तरफ तो नेति यानी यहीं पर नहीं समाप्ति है कि साथ ही साथ चार्ली पर कुछ नया लिखने में भी अपनी असमर्थता दिखाई है। दरअसल सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते, कला स्वयं अपने सिद्धांत या तो लेकर आती है या बाद में उन्हें गढ़ना पड़ता है। चैपलिन की फिल्मों को देखकर करोड़ों लोग जो अपना पेट दुखा लेते हैं, उन्हें उन जेम्स एजी या मैल ओटिंगर की समीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं। वे चार्ली को समय और भूगोल से काट कर देखते हैं और चार्ली की सार्वभौमिकता वैसे ही बनी हुई है।
उसमें लोकतंत्रात्मकता है, यानी लोकतंत्र के लिए हैं, सबके लिए हैं और भावनाओं से परिपूर्ण है। मानवीय संवेदनाओं का पुट हमें उसमें दिखाई पड़ता है। इन्हीं सब विशेषताओं के चलते चार्ली प्रत्येक वर्ग के चहेते हैं और इसका कारण कि उन्होंने बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि में भावना को चुना। क्यों? कि उनके जीवन पर बचपन की 2 घटनाओं ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। एक बार जब वो बहुत बीमार थे, उनकी माँ उन्हें ईसा मसीह का जीवन वृत्तांत पढ़कर सुना रही थी। ईसा के सूली पर चढ़ने के प्रकरण तक आते आते माँ और बेटा दोनों रोने लगे। वो लिखते हैं कि ओकले स्ट्रीट के तहखाने के उस अंधेरे कमरे में माँ ने संसार की सबसे दयालु ज्योति मेरे सामने उजागर की, जिसने साहित्य और नाट्य को भी समृद्धतम विषय दिए हैं, यानी स्नेह, करुणा और मानवता, जिससे साहित्य भी समृद्ध होता रहा है और चार्ली तो समृद्ध थे ही। दूसरी घटना, कसाई खाने के पास उनका घर था जहां सैकड़ों जानवरों को काटा जाता था। एक बार एक भेड़ वहां से किसी तरह भाग निकली और उसे पकड़ने वाले उसे पकड़ते हुए फिसले, गिरे, पूरी सड़क पर ठहाके लग रहे थे। अंततः उसको पकड़ लिया गया और ले जाने लगे। चार्ली बहुत छोटे थे। वो रोते हुए माँ के पास आए और कहने लगे, उसे मार डालेंगे, उसे मार डालेंगे। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा कि वसंत की वो बेलौस माने प्योर, एकदम पवित्र दोपहर और वो मजाकिया दौड़ कई दिनों तक मेरे दिमाग पर छाई रही और शायद उसी ने मेरे भावी फिल्मों की पृष्ठभूमि तय कर दी, त्रासदी और हास्योत्पादक तत्वों के सामंजस्य की। त्रासदी यानी ट्रेजेडी, करुणा, और हास्य यानी कॉमेडी, हंसी का तत्व। ये दोनों चीज़ें हमें चैपलिन की फिल्मों में दिखाई पड़ती हैं। अगर हम भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की बात करें तो किसी भी रचना में कई रस एक साथ आ सकते हैं, ये अच्छा होता है, और जीवन में सुख और दुख भी आते हैं, ये भी सभी को पता है। लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना, ये रस सिद्धांत भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। रामायण और महाभारत में भी जो हास्य है वो अधिकतर दूसरों पर है, दूसरों को सताने के उद्देश्य से है। करुणा है वो अक्सर सज्जनों के लिए और कभी कभी दुर्जनों के लिए। संस्कृत नाटकों के विदूषक की अगर बात करें तो उसमें भी करुणा और हास्य का वैसा सामंजस्य नहीं दिखाई पड़ता जैसा हम चैपलिन में देखते हैं। इसलिए भारत में चैपलिन को बड़े व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। भारतीय जनमानस पर उन्होंने बहुत गहरा प्रभाव डाला। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा या करुणा कब हास्य में बदल जाएगी, भारतीय जनता भले ही इससे अपरिचित हो, लेकिन उसने चैपलिन के अभिनय को ऐसे ही स्वीकारा जैसे बत्तख पानी को स्वीकारती है। चैपलिन की विशेषताओं के कारण ही महात्मा गांधी और नेहरू भी चैपलिन से बहुत प्रभावित थे और उनका सानिध्य पाने की इच्छा रखते थे। किसी भी समाज में हम इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार तो कह देते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जॉनी वॉकर कह दिया जाता है। ये एक सच्चाई है कि हमारे बीच नायक कम हैं, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक या नियति का खिलौना समझता है। भारत में चैपलिन की इतनी व्यापक स्वीकृति के बाद राज कपूर ने फिल्मों में एक साहसिक प्रयोग किया। उन्होंने आवारा फिल्म बनाई जो कि दी ट्रैम्प का शब्दानुवाद ही नहीं बल्कि चार्ली का भारतीयकरण था। उन्होंने इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे, और इसके कारण कई लोगों ने भी उनके इस अभिनय को अपने अभिनय में उतारा। यानी राज कपूर ने इस बात की परवाह नहीं की, और राज कपूर की आवारा और श्री 420 के बाद फिल्मी नायकों की अपने ऊपर हंसने की परंपरा शुरू हुई। अनेक कलाकार, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, दिलीप कुमार, न जाने कितने लोगों ने उनके अभिनय को अपनी फिल्मों में अभिनय के रूप में उतारा। अगर हम चार्ली की बात करें
तो उनकी अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ा। सवा चित्रपट पर बड़े कॉमेडियन हुए हैं, लेकिन चैपलिन जैसी प्रसिद्धि लोगों को नहीं मिली। चार्ली की विशेषता है कि वो चिरयुवा दिखते हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी विशेषता है कि वो किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते, यानी उनके आसपास की चीज़ें तो विदेश या परदेश बन जाते हैं, लेकिन चार्ली हमें मैं से ज़्यादा हम लगते हैं। बस्टर कीटन भले ही चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन चार्ली जैसी प्रसिद्धि उनको नहीं प्राप्त हो पाई, क्योंकि चार्ली प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक हैं, यानी उनके अभिनय में यथार्थवादिता अधिक दिखाई पड़ती है। चार्ली ने हमें अपने ऊपर हंसना सिखाया। चार्ली सबसे ज़्यादा अपने ऊपर तब हंसते हैं जब उनका गर्व, सफलता, सभ्यता, आत्मविश्वास, समृद्धि आदि उन पर हावी होने लगती है। तब वो ऐसा दर्शाते हैं कि अब कुछ ऐसा घटेगा कि एक गुब्बारे की हवा जैसे निकल जाए, यानी धरती पर आ जाएंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो हम सुपरमैन नहीं हैं, हम एक आम इंसान हैं, और कई बार हम सफल हो सकते हैं, कई बार हम असफल भी हो सकते हैं। तो बच्चों, आज ये पाठ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।